नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हम प्रश्नावली 7.2 को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले हम अपनी लास्ट क्लास में 7.1 कंप्लीट कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। सो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। और सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 और 7 और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। एक नए फॉर्मूले से आपको हम परिचित कराने वाले हैं, जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, या हम हिंदी में कहें तो विभाजन सूत्र के बारे में आज हम जानने वाले हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई कोई रेखाखंड है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक रेखाखंड है और ये रेखाखंड किसी बिंदु से 2:3 में विभाजित है। ठीक है, इसके निर्देशांक है -1 और 7, -1 और 7, और दूसरे निर्देशांक है 4 और -3। ठीक है, और ये रेखाखंड जो है 2:3 से विभाजित है। अब आपको ये बताना है कि जिस बिंदु से ये विभाजित हो रहा है उस बिंदु के निर्देशांक क्या है, उन निर्देशांक का मान क्या होगा। यहाँ पर आपको x y की वैल्यू फाइंड करना है। ओके फ्रेंड्स, तो सवाल शुरू करते हैं और सवाल की शुरुआत के साथ हम आपको क्या करते हैं, सबसे पहले इस चैप्टर का, इस प्रश्नावली का जो हमारा मेन फॉर्मूला है, पहले हम आपको उससे इंट्रोड्यूस कराते हैं। अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करना है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1, ओके, अपॉन m1 प्लस m2। ओके, x की वैल्यू के लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आप y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं सो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 को आप यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, y की वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे होंगे x1 x2, तो आप 7.1 को देखने के बाद समझ गए हैं कि x1 x2 y1 y2 क्या है। ठीक है, बट इसमें आपको m1 m2 एक नई चीज दिख रही है। सो भाई हमारा ये जो रेशियो है ना, इस रेशियो को हम m1 m2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, और रेशियो जो अनुपात है वो अनुपातों को, पहला वाला अनुपात m1, दूसरा वाला अनुपात m2 होगा। ठीक है, चलिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, x1 y1 x2 y2 और m1 रेशो m2, पहले ये सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। सो x1 कितना है आपका, -1 है। ओके, y1 कितना है आपका, 7 है। x2 कितना है, 4 है। एंड y2 कितना है, -3 है। ठीक है, ओके, माइनस, एंड m1 m2 रेशियो जो है कितना है, 2:3, ये रेशियो है। बस अब आपको क्या करने हैं, ये निर्देशांक फाइंड करने हैं। तो बस x की वैल्यू के लिए x के साथ फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू m1, सो पहला रेशियो क्या है, 2 इंटू x2 कितना है, 4 है, प्लस m2 कितना है, 3, और x1 कितना है, तो वो है -1, और -1 है इसलिए हम इसे ब्रैकेट में पुट करेंगे, और m1 प्लस m2 लिख रहे हैं, इट मीन्स 2 + 3। वैसे ही आप y के लिए लिख सकते हैं। सो y इज इक्वल टू m1 2 इंटू y2 कितना है, -3 है, सो ब्रैकेट में लिख दिए जाए, प्लस m2 3 इंटू y1 कितना है, y1 आपका 7 है, तो यह 7 लिख दिया गया। m1 प्लस m2, तो 2 + 3 लिख लेंगे दोस्तों। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 2 4 8, 3 इंटू -1 -3, एंड 2 + 3 होगा 5। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और y इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 इंटू -3, तो 2 इंटू -3 क्या लिखेंगे, -6 लिखेंगे, प्लस 3 इंटू 7 जो हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 2 + 3 हो जाएगा 5। ठीक है, दोनों तरफ बिल्कुल कहानी सिंपल सी है। ओके, बस एक ही फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से आपका पूरा काम हो जाएगा।
x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 5/5 और 5/5 5 से 5 को डिवाइड कर देंगे, सो x इज इक्वल टू 1, है ना। मतलब हमारा यहाँ पर x का मान जो x की वैल्यू है वो 1 आ चुकी है मेरे दोस्तों। अब y की वैल्यू और निकाल लेते हैं। सो y इज इक्वल टू -6 + 21। ओके, सो 21 में से -6 होगा तो कितना होगा, 15 बचेगा, 15/5। सो y इज इक्वल टू 5 से 15 को डिवाइड कर देते हैं, सो y इज इक्वल टू 3। सो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3। यहाँ पर आपका आंसर आ गया है ना। मतलब यहाँ पर इन निर्देशांकों पर क्या होंगे, ये रेखाखंड जो है यहाँ पर डिवाइड होगा, यहाँ इन निर्देशांकों से ये रेखाखंड विभाजित होगा दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो कोई परेशानी, मेरे ख्याल से तो कोई परेशानी नहीं है, बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है, एंड आई होप आपको सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो भी चुका है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पर। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित, है ना, शब्द का अर्थ समझ लें, समत्रिभाजित, ओके, मींस सम समान 3 भागों में विभाजित कोई रेखाखंड है, ओके, जैसे कि एक रेखाखंड है और ये रेखाखंड जो है 3 बराबर भागों में बांटा गया है, मान लीजिए 1 2 3, है ना। तो यहां से एक पी क्यू, ठीक है, और आप इसको ए और बी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप देख सकते हैं क्या कहा गया है, समान 3 भागों में, है ना। मतलब जितना गैप यहां से यहां तक है उतना ही यहां से यहां तक है, उतना ही यहां से यहां तक है, इक्वल डिस्टेंस है, क्योंकि समान 3 भागों में विभाजित बोला गया है। और इसके जो निर्देशांक बोले गए हैं 4 -1, ठीक है, मान लीजिए ए के कोऑर्डिनेट्स जो है 4 -1 है एंड बी वाले के जो कोऑर्डिनेट्स है -2 -3 है, -2 -3, ओके। अब हमने सेक्शन फॉर्मूला देखा है, सेक्शन फॉर्मूले में रेशियो होता है, अनुपात होता है, बट यहाँ इस क्वेश्चन में कोई भी रेशियो आपको नहीं बताया गया है। अब बात आती है कि भाई जब रेशियो नहीं दिया तो रेशियो कहाँ से आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें, है ना, हमें दिमाग का यूज करें। तो इन्होंने क्या कहा है, समान 3 भागों में, मतलब ये रेखाखंड है जो कि 3 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। अब अगर आप मान लीजिए कि इस बिंदु पर आप एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, यहां पर आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है, तो रेशियो क्या होना चाहिए, है ना। बात मेन प्रॉब्लम हमारी यही आती है कि रेशियो क्या होगा यहाँ। तो अगर हम इस बिंदु पे, इस पी वाले बिंदु के लिए बात करें, तो पी वाले बिंदु, क्योंकि देखिए 3 बराबर भागों में बट रहा है, तो एक ये एक ये एक ये, है ना। तो कहां से बात हो रही है, यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की बात हो रही है पहली बार में, है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहां से यहां तक एक भाग है ना, 1 पार्ट है, और यहां से यहां तक देखिए तो 1 1 2 पार्ट है। मतलब अगर पी बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो आपका रेशियो हुआ 1:2, ठीक है। और अगर वहीं आप क्यू वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना चाहते हैं तो वहां पर कंडीशन क्या होगी कि भाई ये एक पार्ट हो जाएगा और ये बाकी के 2 पार्ट हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्यू के लिए रेशियो बन जाएगा 2:1, ठीक है ना दोस्तों। मेरी बात बिल्कुल एकदम समझ चुके हैं, कहानी एकदम क्लियर है। चलिए इसको फॉलो करते हैं और इसके बेसिस पर हम अपने पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पी वाले बिंदु के लिए, ठीक है, इससे ये क्लियर होगा कि हम कहां पर क्या निकाल रहे हैं। ओके, सो पी वाले बिंदु के लिए बात करें तो अनुपात क्या होगा, पी वाले बिंदु के लिए अनुपात, तो अनुपात होगा 1:2, ठीक है। तो यहां पर इस कंडीशन में x1 4, y1 -11, सॉरी 1, ठीक है, -1 एंड x2 -2 एंड y2 -3। यहां पर आपका m1 और m2 का रेशियो जो है क्या है, 1:2 है, ठीक है ना दोस्तों। बस आप फॉर्मूला लगा दे,
सो x के लिए लगाएंगे x इज इक्वल्स टू m1 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और y के कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ओके। वैल्यूज पुट कर ली जाए। सो इस केस में m1 जो होगा आपका 1 हो जाएगा, 1 इंटू x2 तो देख सकते हैं -2 है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे। m2 2 हो जाएगा, तो x1 आप देख सकते हैं कितना है 4, ओके। देन m1 m2 सो 1 प्लस 2, ओके। क्लियर है, ठीक, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है ना, ओके। सो y इज इक्वल टू लिख लेते हैं, सो m1 कितना होगा 1 और m1 y2 तो y2 है -3, ठीक है, और प्लस m2 तो 2 और y2 सॉरी y1 यहाँ है ना, m2 y1, ओके। सो y1 कितना है -1 है, सो -1, ओके। सो m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2, ओके। वैल्यूज क्लियर है, ठीक। सो m1 y2 m2 y1, ओके। कंसेप्ट ये लेके चलना है हमेशा 12-21, ओके। सो 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 8 अपॉन 1 प्लस 2 3, सो -2 प्लस 8 क्या होगा 6 अपॉन 3, सो 2, ओके। आपको 2 मिल गया है, ठीक। अब y के लिए सॉल्व करते हैं, सो y इज इक्वल्स टू 1 इंटू -3 2 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस -2 हो जाएगा, ओके। सो 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, सो y इज इक्वल्स टू -5 अपॉन 3, तो y की वैल्यू ये आ गई है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया है, हमने p के लिए x y की वैल्यूज फाइंड कर ली है दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। तो x के यहाँ पर p वाले बिंदु के लिए हमारे x y के जो निर्देशांक है वो क्या है, P वाले बिंदु के लिए निर्देशांक कितने हैं 2 - 5/3, ओके। अब बात आती है Q के लिए, तो सेम प्रोसेस करेंगे, Q के लिए भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो Q के केस में आपके x1 वगैरह तो वही रहेंगे, x1 y1 x2 y2, ठीक है। आपका बस m1 m2 यहाँ पर चेंज हो जाएगा, जो कि हमने आपको बता दिया है, वो होगा 2:1, है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं Q वाले बिंदु के लिए m1 रेशो m2 इज इक्वल्स टू 2:1, ओके। सो अब x की वैल्यू के लिए लिख लेते हैं, सो x की वैल्यू के लिए लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, वही y के लिए लिख लेंगे, सो m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है। 12-21 m1 प्लस m2 वैल्यूज पुट करते हैं, सो m1 अब हो जाएगा 2 इंटू x2 -2 प्लस m2 1 और x1 सो हो जाएगा 4 और 2 प्लस 1 लिखेंगे। अब y के लिए सॉल्व करेंगे, सो m1 y2, सो m1 क्या है 2 है और y2 कितना है -3 है, प्लस m2 कितना है 1 है और y1 कितना है आपका -1 है, -1 लिख लेंगे और 2 प्लस 1, ओके। वैल्यूज पुट हो गई है, सेम इसकी तरह हम इसको सॉल्व कर देंगे, ओके। सो सेम प्रोसेस है, एज इट इज कर लेना है। 2 इंटू -2 हो जाएगा -4 और प्लस 1 इंटू 4 और 2 प्लस 1 3, सो -4 प्लस 4 0/3, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ओके। ठीक, ये वाला सॉल्व हो गया है, इधर देख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू -3 -6 प्लस 1 इंटू -1 तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -1 और 3,
अब दोनों ही वैल्यू माइनस की है, -6 -1, सो क्या हो जाएगा -7/3। और यहाँ पर आपके Q बिंदु के निर्देशांक मेरे दोस्तों यहाँ पर हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं है, बस कंसेप्ट को समझना है, रेशियो क्या है उसके बेसिस पर हमें निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, ओके, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। सो फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसे हम यहीं पर स्किप कर रहे हैं, उसे हम यहीं सॉल्व नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम इसलिए हम क्या करेंगे, सीधा नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पर जाएंगे। तो पहले हमारा फोर्थ क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। क्या कहता है, बिंदुओं -3, 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, वही कोई एक आलेख में एक रेखाखंड है जिसे कोई बिंदु जोड़ने का काम करता है। मान लीजिए यहाँ इस बिंदु से ये दोनों जुड़ते हैं और इनको जोड़ने वाला जो निर्देशांक बताया गया है वो कितना है, -1 और 6। ठीक है, आपको बताना है, क्या बताना है कि वे किस अनुपात में विभाजित करता है। इससे पहले हम क्या कर लें, इसके निर्देशांक लिख लें, -3 और 10। ठीक है, -3 और 10, और दूसरे वाले जो है 6 और -8। ठीक है, ये निर्देशांक है। यहाँ पर आपको बताना है कि -1 और 6 जो है इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है ना। मतलब हमको यहाँ पर M1 M2 का रेशियो फाइंड करना है, वो कितना होगा। ठीक है, फॉर्मूला तो मेरे भाई वही यूज करना है, कौन सा, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, कोई नया अलग से फॉर्मूला नहीं है। तो पहले हम क्या कर लें, वैल्यूज लिख लें। x1 कितना होगा, -3, y1 कितना होगा, 10। ठीक है, और x2 कितना होगा, तो होगा 6, y2 कितना होगा, -8, और M1 M2 फाइंड करना है। और बीच में जो निर्देशांक दिए ही रहे हैं वो आपको -1 6 दिया है। अब क्या है कि हम M1 M2 का रेशियो जो है किसी भी एक, या तो x की वैल्यू की हेल्प से निकाल सकते हैं या y की वैल्यू की हेल्प से निकाल सकते हैं, किसी भी एक से आप निकाल सकते हैं। आपको दोनों से, दोनों x और y दोनों का फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर x वाले का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू M1 x2 प्लस M2 x1, है ना, 12-21 का कंसेप्ट लेकर चलना है, अपॉन M1 प्लस M2। अब यहाँ पर इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू जो है, इस x की वैल्यू -1 दी है, तो इसकी जगह पर हम -1 पुट करेंगे, इज इक्वल्स टू M1 हमें पता नहीं है और x2 हमें 6 दिया है, प्लस M2 जो कि हमें पता नहीं है, और x1 क्या दिया है, -3 दिया है। ओके, अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है दोस्तों, ये लिख लिया है। अब आप क्या करें, पहले तो आप इनको सॉल्व कर दें, इंटू कर दें। सो -1 इज इक्वल टू M1, तो 6 M1 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। सो -3 लिख लेंगे, -3 M2 और अपॉन में M1 प्लस M2। अब भाई क्या करना होगा, आप इस M1 प्लस M2 को ट्रांसफर कर दिए, पक्षांतर कीजिए, जो कि यहाँ भाग में है, और पक्षांतर करेंगे तो -1 के इंटू में आएगा। -1 से जब इंटू होगा तो ऐसे हम लिखेंगे -1 इंटू M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू 6M1 -3M2। ठीक है ना दोस्तों, कोई दिक्कत, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले क्या कीजिए, -1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए। सो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -M1 -M2 इज इक्वल्स टू 6M1 -3M2। ओके, अब इसके बाद आप क्या कर ले, M1 को एक तरफ कर दे, M2 को दूसरी तरफ कर दे। सो -M1 और 6M1 इस तरफ आएगा तो -6M1 इज इक्वल्स टू -3M2, और -M2 उस तरफ जाएगा तो +M2 हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। अब इसके बाद आप क्या करें, दोनों देख सकते हैं सेम सेम हो गए, ये भी M1 M1, ये भी M2 M2, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सो -M1 -6M1 हो जाएगा -7M1,
और -3m2 और +m2 हो जाएगा -2m2। ओके दोस्तों, अब -2m2 हो गया है। अब आप क्या करेंगे, -7 को उधर पक्षांतर करेंगे और m2 को इधर पक्षांतर करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, m1 रेशो m2 फाइंड करना है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल एक तरफ कर देंगे, नॉन वेरिएबल दूसरी तरफ कर देंगे। सो m2 इस तरफ आ जाएगा, सो m1 अपॉन m2 लिखा गया। ओके, इसी के साथ -2 और -7 उस तरफ जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ m1 के मल्टीप्लाई में है, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो दोस्तों यहाँ पर आपको m1 और रेशियो m2 जो मिला वो कितना हो जाएगा, 2:7 हो जाएगा, और यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, तो सवाल एकदम सिंपल सा है। ओके, आप कोई भी, या तो आप x की वैल्यू को x वाले फॉर्मूले को लेकर चलते हैं तो भी आपको आसानी से आपका आंसर यही मिलेगा, y वाली वैल्यू को लेकर चलते हैं तो भी आपको यही आंसर मिलेगा, आंसर चेंज नहीं होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मतलब यहाँ पर ये वाला रेखाखंड जो है इस बिंदु पर 2:7 में विभाजित होता है। ओके, सो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे 5th क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं हमारे 5th क्वेश्चन पर। आइए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए बिंदु के निर्देशांक बता रहे हैं 1 - 5 और b -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित है। देखिए कौन से अक्ष से विभाजित है, x अक्ष से विभाजित है। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या बात हो रही है, x अक्ष से विभाजित है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले तो क्या सबसे शुरुआत में ही बोल दिया गया वह अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना, मतलब यहाँ पर अनुपात पता नहीं है। दूसरा, यहाँ पर वो किस बिंदु किस निर्देशांक पर वो विभाजित हो रहा है, वो निर्देशांक भी यहाँ पर नहीं है। बस बात इतनी सी है, इतना जरूर पता है कि यहाँ पर वो x अक्ष से विभाजित हो रहा है। ठीक है, अब x अक्ष से विभाजित होने का मतलब वो जो भी बिंदु है वो किस अक्ष पर है, x अक्ष पर है। कौन से अक्ष पर है, x अक्ष पर है। अब हमने अपनी लास्ट क्लास में आपको बताया था कि भाई कोई निर्देशांक अगर अक्ष के ऊपर दर्शाया गया, इसका मतलब क्या है कि भाई अगर x अक्ष पर है तो इसका मतलब यह है कि y का मान 0 है ना। x अक्ष पर होने का मतलब क्या है, y। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, x अक्ष से विभाजित है, मतलब निर्देशांक x अक्ष के ऊपर है, और x अक्ष पर होने का अर्थ यही होगा कि y का मान जो है क्या होगा, 0 होगा। y का मान क्या होगा, 0 होगा। ओके, अब आपको बताना है कि अनुपात क्या है और उसके निर्देशांक क्या है। ठीक है, ध्यान रखिए। और अगर वही y अक्ष पर होता, y अक्ष से काटा गया होता तो वहां पर उस कंडीशन में x 0 होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर x अक्ष पर है, इसका मतलब यहाँ है कि भाई आपको y का मान 0 रखना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करें, इस रेखाखंड के निर्देशांक लिख लेते हैं। अब निर्देशांक क्या क्या है, a वाला जो बिंदु है, a के निर्देशांक बोले गए हैं 1 - 5। ठीक है, a के निर्देशांक क्या बोल रहा है, 1 - 5, और b के निर्देशांक बोल रहा है -4 और 5। ये निर्देशांक बोले गए हैं। अब ये किसी बिंदु से पर है। ठीक है, अब हमें पता नहीं कौन से, तो यहां पर आप इसे लिख लेंगे x और y 0। ठीक है, और दूसरा अनुपात भी पता नहीं है कि अनुपात क्या होगा, तो अनुपात भी आपका वही m1 m2 लिखा जाएगा, m1 रेशो m2। ठीक है, तो पहले तो क्या कर लिया जाए, यहां पर अनुपात निकाल लिया जाए। ठीक है, क्या कर लिया जाए, पहले अनुपात निकाल लिया जाए, और अनुपात के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो भाई आपके पास क्या दिया है, आपके पास y वाला जो है हमने निर्देशांक है वो हमने 0 मान लिया है, तो मतलब y का मान आपको पता है। y का मान पता है मतलब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, y के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ओके, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, y के लिए विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो y इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1, ओके, अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना। ओके, अब यहां आप लिख लें
सो y की वैल्यू कितनी है, 0 है, यहाँ 0 लिखेंगे। m1 को तो m1 ही लिखना है क्योंकि वो तो हमें पता नहीं है, और x2 सॉरी हम y के लिए लिख रहे थे, है ना, तो आपको क्या करना है m1 y2 और m2 y1, है ना, क्योंकि y की वैल्यू की बात हो रही थी। सो m1 y2 कितना है, 5 है, तो 5 इंटू में लिखा, प्लस m2, तो m2 तो पता नहीं है, और y1 कितना है जो कि -5 है। ओके फ्रेंड्स, और m1 प्लस m2 अपॉन में आ गया। अब यहां देखें तो 0 इज इक्वल्स टू 5m1 प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस, है ना, क्या होगा माइनस, ठीक है, साइन का जरूर ध्यान रखें, ठीक है। सो -5m2 और अपॉन में m1 प्लस m2। अब आप क्या करेंगे, m1 m2 को पक्षांतर करेंगे। अब पक्षांतर करने पर देखेंगे तो आगे तो क्या है, 0 है। अब ये इधर 0 से इंटू होगा तो क्या होगा, तब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 इज इक्वल टू आपके पास ओनली बचेगा 5m1 माइनस 5m2। अब आप क्या करें, 5m2 जो कि माइनस में है इसको पक्षांतर कर दें, तो यहाँ पर आपका 5m2 ये प्लस में आ जाएगा, यहाँ बचा 5m1। ओके, अब आप क्या कर लें, m1 एक तरफ, है ना, रेशियो एक तरफ कर लें, है ना, सॉरी चर एक तरफ कर लें और अचर दूसरी तरफ कर दें, है ना। सो m2 उस तरफ जाएगा और अचर इस तरफ आएगा, सो 5/5 और यहाँ हो जाएगा m1/m2। सो m1/m2, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, सो m1 अनुपात m2, मतलब m1 m2 का रेशियो जो होगा 1:1 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, हमारा अनुपात हमको मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, निर्देशांक और ज्ञात करने हैं। अब भाई इधर y की वैल्यू तो है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो भाई अब x के लिए फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, किसके लिए, x के लिए फॉर्मूला लगा लो। तो x के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है ना, अपॉन m1 प्लस m2। ओके, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, रेशियो तो हमारे पास आ ही चुका है, अनुपात हमें मिल चुका है, और वो क्या है 1/1, है ना, मतलब 1:1, ठीक है। तो m1 1 और x2 तो इंटू -4, ठीक है ना, x2 प्लस m2 वो भी 1 है, और x1 कितना है, सो वो 1 है, अपॉन 1 प्लस 1। इसके बाद दोस्तों 1 इंटू -4 -4, और 1 इंटू 1 1, अपॉन 1 प्लस 1 2, -4 प्लस 1 क्या है, -4 प्लस 1 नेगेटिव, एक वैल्यू नेगेटिव है एक वैल्यू पॉजिटिव है, तो दोनों क्या होंगे माइनस होंगे, और -3 यहाँ बचेगा, है ना, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है इसलिए माइनस में आंसर बचेगा। तो -3/2 यहाँ पर x के निर्देशांक x का मान आ गया है। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, अनुपात, अतः m1 और रेशियो m2 जो है वो है 1:1, एंड निर्देशांक, हाँ क्या, निर्देशांक जो है दोस्तों वो हो जाएंगे कितने, -3/2 एंड 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये 5वां सवाल, और इसमें हमने क्या कर लिया है, एक दूसरे तरीके से अनुपात निकालना और फिर उससे निर्देशांक निकालना भी हमने यहाँ पर सीख लिया है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 6 क्वेश्चन। सो पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। यदि बिंदु 1 2 4/x6 और 3 5 है ना, 1 2 4/x6 और 3 5 जो है इसी क्रम में लेने पर, है ना, जिस प्रकार से लिखे गए इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षों, किसके, समांतर चतुर्भुज, ओके, तो समांतर चतुर्भुज के शीर्षों तो x और y ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स बात आ रही है समांतर चतुर्भुज की। अब इसके लिए पहले ये मालूम होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज की गुणधर्म क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं क्या होती हैं, ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, समांतर चतुर्भुज की पहचान होना बहुत जरूरी है। ओके, तो मान लीजिए कि आपका ये ABCD ये एक समांतर चतुर्भुज है, और इसके जो गुणधर्म है
ठीक है, सॉरी इसके जो निर्देशांक दिए गए हैं वो निर्देशांक क्या है, आपका पहले दिया है 1 और 2, ठीक है, उसके बाद आपको दिया है 4 और y, और उसके बाद फिर आपका दिया है x6, और उसके बाद जो चौथा दिया है वो दिया है 3 और 5, ठीक है, ये निर्देशांक दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर x और y निकालना है, ठीक है, क्या करना है, x y निकालना है। अब x y निकालना है तो कंसेप्ट क्या कहता है, तो पहले तो समांतर चतुर्भुज की बात करें तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान और समांतर होती हैं। दूसरा उनके जो विकर्ण होते हैं, ठीक है, ये इनको जो विकर्ण के डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समान दो भागों में बांटते हैं, मतलब यहां से वो एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करते हैं, ठीक है, और यहां पर इसका मतलब ये होगा कि जिस जिस बिंदु पर वो एक दूसरे को काटेंगे, जिस बिंदु पर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, वहां के निर्देशांक AC के लिए और BD के लिए इक्वल होंगे, है ना, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे AC और BD के, वहां पर वो दोनों इक्वल होंगे, ये होगा, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना है, तो पहले हम लिख लेंगे कि भाई माना कि A कितना है 1 और 2, B कितना है 4y, C कितना है x6 और D कितना है 3 5, ठीक है। अब हम सभी जानते हैं कि AC के निर्देशांक, ठीक है, AC के निर्देशांक बराबर होंगे BD के निर्देशांक के, ठीक है। तो AC और BD के निर्देशांक जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु पर निर्देशांक समान होंगे, है ना। तो इस कंडीशन में अब आप फॉर्मूला लगाएं तो देखिए सीधी सी बात है, समद्विभाजित करते हैं हमने कहा था, है ना, कौन, विकर्ण, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो, मध्य बिंदु का सूत्र लगा सकते हो, और मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच से बचना, है ना, तो मतलब आपका यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, x के लिए फॉर्मूला लिखा जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ BD के निर्देशांक भी वही होंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, है ना, मध्य बिंदु फॉर्मूला। अब यहाँ x का मान निकालना है तो AC के लिए आप लिखेंगे तो 1 प्लस 6, ठीक है, क्योंकि x1 और x2, तो 1 प्लस x अपॉन 2, और यहां पर BD के लिए देखेंगे तो x1 और x2 मतलब 3 प्लस 4 अपॉन 2, ओके, कहानी क्लियर है, एक बार और ध्यान से समझ ले, बात क्या हो रही है, मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा, मध्य बिंदु भाई बीचों बीच से कटना, मतलब कहने का मतलब है कि अनुपात 1:1 होगा, तो आप 1:1 लिखें या सीधा सा फॉर्मूला लिख दें कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, है ना, x1 प्लस x2 अपॉन 2 लिख दें, ठीक है, वही y के लिए भी वही कंडीशन बनेगी। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर AC के निर्देशांक की बात करेंगे तो ये x1 और ये y1 और ये है x2 और ये है y2, किसके लिए, AC के लिए, तो हमने क्या लिखा x1 प्लस x2, 1 प्लस x अपॉन 2, ठीक है। वहीं हम इसकी बात करें BD के निर्देशांक के लिए तो BD के लिए x1 ये है, y1 ये है और x2 ये है और y2 ये है, तो बात क्या हुई x1 प्लस x2, तो x1 है 3 और x2 है 4, तो 3 प्लस 4 अपॉन 2 ये लिख दिया है। अब x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, ठीक है, यहां पर ये इक्वल में है, यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहां आप देखेंगे 3 प्लस 4 7 अपॉन 2, ठीक है, पहले तो आप इसको ट्रांसफर कर दें, सो 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो बचा आपके सामने क्या
1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, 1 उस तरफ जाएगा सो x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो x का मान आ गया कितना 6। ठीक है ना, x का मान कितना आ गया है 6 आ गया है। अब बचा आपका किसका y का, तो y के लिए भी वही कंसेप्ट लगाना है कि भाई AC के निर्देशांक BD के निर्देशांक के बराबर होंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला वही होगा। अब होगा लेकिन क्या, y की वैल्यू निकाल रहे हैं इसलिए y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू BD वाले निर्देशांक हो जाएंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2, है ना। तो ये होगा AC वाले के निर्देशांक के लिए, ये होगा BD वाले के निर्देशांक के लिए। अब इस कंडीशन में y1 y2, ठीक है, AC वाले के लिए y1 y2, तो y1 क्या है 2 और y2 क्या है 6, 2 प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू BD वाले निर्देशांक में देखेंगे तो y1 है 5 और y2 पता नहीं है, जो कि y है सिर्फ ओनली, और अपॉन 2। अब आप क्या करें, इन दोनों को प्लस कर दें, 2 प्लस 6 हो जाएगा 8 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5 प्लस y अपॉन 2, 2 से 8 को डिवाइड कर दीजिए 4। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हैं डिवाइड ना करके कि भाई सीधा सा ये लिखा रहने दें 8 अपॉन 4 और इस 2 को इस तरफ ट्रांसफर कर दें, तो 8 अपॉन 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 प्लस y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा 8 इज इक्वल टू 5 प्लस y, 5 को ट्रांसफर करेंगे सो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू y, सो 3। यहां पर आपको y के निर्देशांक भी मिल गए दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, यहां पर x और y दोनों के मान निकल जाएंगे। बस कंसेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और जिस बिंदु पर वो एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे वहां पर उनके निर्देशांक, उस बिंदु पर दोनों के निर्देशांक जो है AC विकर्ण के निर्देशांक और BD विकर्ण के निर्देशांक जो है समान होंगे, बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो सवाल एकदम क्लियर है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 7वां क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, क्या करना है, A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जहां पर AB क्या है, वृत्त का व्यास है। ठीक है, जिसका केंद्र जो है 2 और -3 है, मतलब केंद्र के निर्देशांक 2 और -3 की है, और तथा B के निर्देशांक 1 4 है। ठीक है, तो भाई क्या बोला गया है, एक वृत्त है और उस वृत्त का व्यास कौन है, AB है। ठीक है, AB उस वृत्त का व्यास है और यहाँ पर केंद्र के निर्देशांक जो दिए हैं वो कितने दिए हैं, जिसका केंद्र जो आपको दिया गया है 2 और -3 दिया गया है, और B के निर्देशांक साथ ही में बोले गए हैं 1 और 4। आपको A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं कि A के निर्देशांक क्या होंगे, है ना। तो हम इनको मान लेते हैं कि भाई x y है। ठीक है, अब x y निकालने हैं, तो मान लेते हैं कि भाई हमारे जो AB जो है, माना कि A जो है आपका x y है, A के निर्देशांक क्या है x y है। अब सीधी सी बात है, बात वही आती है पिछले सवाल की तरह कि भाई ये AB क्या है, एक व्यास है, और O क्या है, उसका केंद्र है, और केंद्र जो होता है रेखाखंड के या किसी भी भुजा के, है ना, जो वृत्त का केंद्र जो होता है बिल्कुल भुजा के बीचों बीच होता है ना, व्यास के बिल्कुल बीचों बीच होता है। अब बीचों बीच हो रहा है, मतलब कौन सा फॉर्मूला, मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लग जाएगा, है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा। और मिड पॉइंट फॉर्मूला जो कि हमने लगाया था क्या, x1 प्लस x2 अपॉन 2, है ना। तो आपको क्या निकालना है, x और y दोनों निर्देशांक निकालने हैं। तो x के लिए आप लगा देंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि x का मान, है ना, जो कि ऑलरेडी कितना 2 दे रखा है, तो यहां आपको 2 लिखना है, और x1 हमें पता नहीं है वो निकालना है, और x2 आपको 1 दिया है अपॉन 2। 2 को ट्रांसफर करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू x प्लस 1, 1 इस तरफ जाएगा, सो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू x,
सो 4 माइनस 1 सॉरी, है ना, तो क्या बचेगा 3। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। y और निकाल लेते हैं, तो y के लिए भी वही फॉर्मूला लगाना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, सो y1 के लिए तो y प्लस y2 कितना है 4 है अपॉन 2, और मिड पॉइंट में वैल्यू कितनी दी है -6। 2 को ट्रांसफर करते हैं, भाग में है, पक्षांतर होकर इसके गुणा में आ जाएगा। सो y प्लस 4, तो -6 इज इक्वल टू y प्लस 4। 4 इस तरफ आएगा तो जो कि यहाँ प्लस में है, पक्षांतर होकर माइनस में आएगा। सो -6 माइनस 4 इज इक्वल टू y। दोनों नेगेटिव वैल्यू है, दोनों सेम नेचर की है, इसलिए दोनों प्लस हो जाएंगे। सो -10 इज इक्वल टू y। तो भैया यहाँ पर अतः ए बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, ए बिंदु के निर्देशांक जो होंगे क्या है 3 और -10 है। बस ये आ गया, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये आपको तभी लगाना है जब भुजा जो है बिल्कुल बीचों बीच से विभाजित हो रही हो, मध्य बिंदु से विभाजित हो रही हो, तो ही आपको ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। नहीं तो आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है अकॉर्डिंग टू द रेशियो, है ना, अनुपात के अनुसार आपको विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है। सो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं हमारे 8th क्वेश्चन पर, जिसमें क्या कहा गया है पहले ये देख लीजिए। यदि a और b क्रमशः -2 और 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको कोई रेखाखंड दिया गया है, ओके, उसके निर्देशांक a और b के निर्देशांक दे दिए गए हैं। अब निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP इज इक्वल टू 3/7 AB हो। क्या हो, AP इज इक्वल टू 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ठीक है, तो एक रेखाखंड है, हमने आपको यहाँ पर एक ये रेखाखंड बना दिया है, और ये हुआ A, ये हुआ B। इस पर P है जो कि किसमें है 3/7, है ना। अब A के निर्देशांक कितने बोले गए यहाँ पर, तो A के निर्देशांक है -2 और B के निर्देशांक जो बोले हैं 2 -4, ये निर्देशांक दिए हैं। ठीक है, आपको P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, और जिसमें आपको क्या दिया है, जिसमें आपको बोला गया है AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB। ये किसका दिया है, AP का दिया है। अब BP कैसे पता चले, तो BP पता लगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो ये आप क्या कर लें कि AB को अगर ट्रांसफर कर देते हैं तो AP/AB लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, AP/AB लिखेंगे। तो मतलब AP3 और AB7, है ना, मतलब टोटल रेशो जो है AB टोटल 7 है, AP3 है, तो बाकी कितना बचा 4। ठीक है, एक ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि BP इज इक्वल्स टू, BP अगर निकालना है तो आपको क्या करना होगा, AB में से इस पार्ट को माइनस करना होगा। ठीक है, तो AB माइनस AP करना होगा। ठीक है, BP फाइंड करना है तो टोटल में से AP माइनस करना होगा। अब AB माइनस, और AP कितना है 3/7 AB है ना, AP कितना है 3/7 AB है। अब आप इसे माइनस करते हैं तो इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7AB माइनस 3AB/7, है ना। तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा 4AB/7, है ना। तो BP का ये हो गया, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर AP जो है उसका पार्ट 3 है और BP जो है वो है 4। ओके, तो इसमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, AP का रेशियो 3 है और BP का रेशियो 4 है, तो मतलब ये वाला जो है 3/4 में ये बिंदु यहाँ से डिवाइड हो रहा है। अब आप इसके निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो वही ज्ञात करने के लिए आपके लिए फॉर्मूला लगाना है x के लिए, तो m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2।
ठीक है, तो x के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो उस कंडीशन में m1 हो जाएगा 3 और x2 हो जाएगा 2, m2 हो जाएगा 4 और x1 हो जाएगा -2 अपॉन 3 प्लस 4, 3 to 2 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 अपॉन 7, 6 माइनस 8 क्या बचेगा दोस्तों, -2 बचेगा, है ना। तो -2 अपॉन 7, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू बढ़ी है इसलिए आंसर माइनस हो जाएगा। तो x के निर्देशांक आ गए। वहीं आपको y के निकालने हैं तो क्या करेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1, 12 21 का कंसेप्ट लेके चलते चले, और m1 प्लस m2, सो m1 कितना है 3 और y2 कितना है -4 है, प्लस m2 कितना है 4 है और y1 कितना है -2 है, इंटू, सो m1 m2, सो 3 प्लस 4। अब आप इनको इंटू करें, 3 इंटू -4 तो -12, ओके, 4 इंटू 2 8, और जो कि क्या था माइनस में था, है ना, क्या था माइनस में था, तो यहां पर ये माइनस में आएगा अपॉन 7। अब दोनों ही वैल्यू नेगेटिव है, क्या है नेगेटिव है, तो क्या हो जाएंगे -20 अपॉन 7। ठीक है, तो यहां पर हमारे P बिंदु के निर्देशांक, अतः P बिंदु के निर्देशांक जो है, P बिंदु के निर्देशांक जो है क्या है -2 अपॉन 7 एंड -20 अपॉन 7 है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको क्या कर लेना है, यहां पर P बिंदु के निर्देशांक निकाल लेना है। अनुपात आपको दिया है, आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको थोड़ा सा वो डिफरेंट पैटर्न पे दे दिया है, दूसरे तरीके से दिया गया है, उसको समझना है कि अनुपात कैसे निकालें। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो इसको ये भी कर दें कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं AP अब इज इक्वल टू 3/7 AB दिया है, AB को ट्रांसफर करें जो जो कि इसके टू में है, सो AP इज इक्वल AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7 हो जाएगा। इससे क्लियर है कि AP 3 है, AB 7 है, तो BP क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न 9th क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए, बिंदुओं A -2 2 और B 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब जैसा हमने एक क्वेश्चन ऊपर पढ़ा था जिसमें समत्रिभाजित बोला गया था, अब यहाँ पर 4 बराबर भागों में बट रहा है। ठीक है, तो हमारा एक रेखाखंड है जो कि कैसे 4 बराबर भागों में बटा हुआ है। तो जैसे कि आप ये एक रेखाखंड है AB, ठीक है, और ये 4 इक्वल पार्ट में 1 2 और 3 4 इस तरह से 4 भागों में बट गया, तो 1 2 3 4 इस प्रकार से, और जिसको हम PQR कह सकते हैं। अब 4 बराबर भागों में बटा हुआ है ना, तो इसको कैसे करना है, ठीक है, हर आपको PQR के निर्देशांक निकालने हैं, जिसमें A के निर्देशांक -2 और 2 दिए हैं, और B के निर्देशांक जो दिए हैं 2 और 8 दिए हैं। ठीक है ना, तो A और B के निर्देशांक दिए हैं, आपको P और Q के निर्देशांक निकालने हैं। तो भाई यहां पर भी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें, ठीक है, थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज करें, तो आप देखेंगे पहले हम बात करें Q की, तो Q जो है A और B का बिल्कुल मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है ना। तो आप यहां लिखेंगे कि Q ए बी का मध्य बिंदु है ना, Q क्या है ए बी का मध्य बिंदु है ना। मध्य बिंदु है मतलब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि वो बीचों बीच से बट रहा है ना। तो अब आप फॉर्मूला लगाएंगे x के लिए, है ना, Q के लिए, सो x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो यहां पर x1 क्या होगा -2 और x2 क्या होगा 2 अपॉन 2, तो -2 प्लस 2 हो जाएगा 0 अपॉन 2, तो यहाँ पर 0 है ना, मतलब x का मान तो आ गया पहले 0। फिर y के लिए सॉल्व कर लेते हैं, तो y1
क्या हो जाएगा 2 और y2 क्या हो जाएगा 8/2। सो 2 + 8 10/2 सो 5। तो y की वैल्यू हो जाएगी q के लिए 5, है ना। तो भाई हमारे q बिंदु के लिए निर्देशांक q के लिए निर्देशांक क्या होंगे 0 और 5। ठीक है, q के लिए आ गए। अब P की बात करें तो P जो है ए क्यू के लिए नहीं, मध्य बिंदु है। क्या है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। किसके लिए, ए और क्यू के लिए। फिर वही लिख सकते हैं आप, P ए क्यू के लिए मध्य बिंदु है ना। क्या है, मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। अब जब मध्य बिंदु है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला ए क्यू के लिए लगा दे। सो ए क्यू के लिए x, तो x1 + x2/2 और y के लिए y1 + y2/2, है ना। अब यहां पर ये वाले निर्देशांक ले जाएंगे तो x1 क्या है -2 और x2 क्या है 0/2। सो -2/2 मतलब -1, है ना। y के लिए सॉल्व कर लें। सो y = y1 क्या होगा 2 और y2 क्या होगा 5/2। सो y के लिए हो जाएगा 7/2। तो ये y के निर्देशांक आ गए। मतलब यहां पर आपके p के लिए -1 और 7/2 ये वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, अब इसी तरह से आप r के लिए फाइंड कर लेंगे। तो हमने p के लिए निकाल लिया, q के लिए निकाल लिया। उसी तरह से आप देखिए, उसी वे में r जो है किसके लिए मध्य बिंदु है, b और q के लिए। तो यहां भी वही देखना है, r क्या है, r b q का मध्य बिंदु है। क्या है, b q का मध्य बिंदु है दोस्तों, है ना। ओके, बी क्यू का मध्य बिंदु है तो बी क्यू के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला x = x1 + x2/2 और y के लिए y1 + y2/2। ठीक है, अब x1 तो यहां पर अब वैल्यूज ये ली जाएंगी, x1 0 होगा और x2 क्या होगा 2 होगा /2। सो 2/2 = 1। ठीक है ना। और y के लिए करेंगे तो y1 क्या होगा 5 होगा, y2 क्या होगा 8 होगा /2। 8 5 13/2। तो यहाँ पर इस वाले बिंदु के लिए आपके निर्देशांक 1 और 13/2 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये इतना बड़ा सा दिखने वाला सवाल और कंफ्यूज करने वाला सवाल बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल तरीके से आप 2 मिनट के अंदर पूरा ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं हमारी इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न की ओर और इसमें आपसे क्या पूछा गया है, आइए पहले सवाल को पढ़ते हैं और फिर सवाल को क्लियर करते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 और 1 -1 है। ठीक है, और आपको आगे हिंट भी दिया गया है, संकेत दिया गया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है, ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और उसके विकर्णों का गुणनफल। अब आपको ये फॉर्मूला बताया गया है, हिंट दिया गया है, तो इसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या। जैसे कि आप देखेंगे कि मान लीजिए एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या होता है, एक वर्ग भी आपका समचतुर्भुज हो सकता है ना, जिसकी सभी भुजाएं जो होती है समान होती है ना। क्या होती है, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती हैं और क्या होती है, जो आपके विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समविभाजित भी करते हैं और समान भी होते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज। तो पहले तो हम क्या करें, यहाँ जो निर्देशांक दिए पहले वो लिख लेते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए एक समचतुर्भुज ए बी सी डी, किसी भी प्रकार से आप बना सकते हो। ठीक है, और जिसके निर्देशांक बोले गए हैं 3 0 4 5 -1 and 4 और -2 -1। ठीक है, ये निर्देशांक दिए गए हैं। अब आप क्या करेंगे, पहले तो विकर्ण की माप निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला दिया है विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्णों की माप तो हमें पता है नहीं, है ना। तो विकर्णों की माप निकालना पड़ेगी, मतलब यहां से इसकी दूरी और यहां से यहाँ की दूरी। तो मतलब हमें यहाँ पर क्या करना होगा,
इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज करना होगा, दूरी का सूत्र भी यूज करना होगा। ठीक है, तो दूरी का सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। अब दूरी का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले AC, ठीक है, आप यहाँ पहले क्या लिख लें, सारे निर्देशांक लिख लें। A के निर्देशांक होगा 30, B के निर्देशांक 4, 5, C के निर्देशांक -14 और D के निर्देशांक -2, -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, विकर्णों की दूरी निकालेंगे। AC के लिए फॉर्मूला, AC के लिए फॉर्मूला, ठीक है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब AC के लिए बात करें तो AC के लिए x2 क्या होगा, -1 माइनस x1 क्या होगा, 3 होगा और होल स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा, 4 माइनस y1 क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर -1 -3 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा और उसका स्क्वायर प्लस 4 - 0 4 और उसका स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो वो हो जाएगा √32, है ना। और √30 को कल हमने सॉल्व किया था तो क्या आ रहा था, 4√2, है ना, क्या आ रहा था, 4√2 आ गया है। तो AC की माप जो हो गई 4√2, है ना, इतनी यूनिट हो गई है। ओके, क्लियर है। तो किसका डिस्टेंस आ गया है, AC का आ गया है। ठीक उसी तरह से आप क्या करेंगे, BD निकालेंगे। BD इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही है, ठीक है, अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जरूर लिखना है। अब क्या करेंगे BD के लिए, तो BD x2 -2 माइनस x1 4 और होल स्क्वायर प्लस y2 तो -1 और y1 और होल स्क्वायर। BD इज इक्वल्स टू -2 -4 -6 स्क्वायर और -1 -5 -6 स्क्वायर। ठीक है, BD इज इक्वल्स टू -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस फिर से हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा √72। अब √72, तो √72 72 के गुणनखंड किए जाएं तो 2 से 2 × 6 और 2 × 12, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 के 9, फिर 3 से 3 के 3। तो जोड़े में देखेंगे तो 3 का जोड़ा बनेगा, 2 का जोड़ा बनेगा, है ना। तो BD इज इक्वल्स टू 2 × 6 √2, 6√2 यहाँ पर इसका BD का डिस्टेंस आ गया है। ठीक है, इतने यूनिट, इतनी मात्रा यहाँ पर निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर आपको क्या करना है, ये तो हो गई विकर्णों की माप। अब जो फॉर्मूला दिया गया था, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये जो फॉर्मूला आपको दिया है, क्या दिया है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। क्या दिया है, विकर्णों का गुणनफल। फॉर्मूला लिख लें 1/2 इंटू, अब विकर्ण कितने हैं, यहाँ पर 4√2 दिया है इंटू 6√2 दिया है। ठीक है, 2 से किसी को भी, 4 को भी या 6 को, किसी को भी एक को डिवाइड कर सकते हैं, 2 आ जाएगा। ओके, तो आप देखें अब बचा 2√2 इंटू 6√2, तो 2 इंटू 6 6 दूनी 12, √2 इंटू √2 2, 12 दूनी 24, तो 24 मात्रक का यहाँ पर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों। तो भाई कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस क्या करना था कि दोनों विकर्णों की माप, दोनों विकर्णों की दूरी ज्ञात करनी थी, विकर्णों की माप कितनी है, और फॉर्मूला आपको ऑलरेडी दे रखा था। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर होती है हमारी प्रश्नावली 7 दशमलव पूरी। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज हमने क्या कर लिया है, 7.3 प्रश्नावली को, सॉरी 7.2 प्रश्नावली को हमने पूरा कर लिया है, और जिसमें हमने अपने पूरे 10 सवाल बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले चैप्टर में, ठीक है, जिसमें हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में हम बात करने वाले हैं।
ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।